दोस्तों नमस्कार। मारवाड़ियों और हिंदी भाषियों को असम में बहिरागत कहकर अपमानित करने की कोशिश होती है। भारत के अन्य प्रांतों से असम में आकर बस गए लोगों को क्यों बहिरागत कहा जाता है? क्या वास्तव में वे बहिरागत हैं? 300 वर्षों के करीब से हिंदी भाषियों का आगमन हुआ है, मारवाड़ियों का आगमन हुआ है। 200 वर्षों से उनका स्थायी वास असम में, पूर्वोत्तर में हुआ है। उन्होंने अपनी पूरी ताकत के साथ असम तथा पूर्वोत्तर प्रांत की सेवा की है। यहाँ की भाषा संस्कृति को अपनाने की कोशिश की है। यहाँ सेवा के विभिन्न प्रकल्प शुरू किए हैं। ऐसे परिवेश में क्या उन्हें अभी भी बहिरागत कहा जाना सही है? और खासकर भारतवर्ष के किसी भी प्रांत में भारतीयों के माइग्रेशन को इस प्रकार अपमानजनक लहजे में संबोधित करना सही है क्या? आप देखना शुरू कर चुके हैं नॉर्थ ईस्ट तक। यह आपका अपना चैनल है, आपकी बातों को उठाता है, पूरी ताकत के साथ उठाता है, निर्भीकता के साथ उठाता है और सत्ता के उन गलियारों तक पहुंचाने की कोशिश करता है जहां पहुंचने से, जहां आपकी आवाज़ को सुनाई जाने से आपके आसपास के परिवेश में बदलाव की गुंजाइश होती है, समाधान के सूत्र निकलते हैं। सब्सक्राइब करना न भूलें, नॉर्थ ईस्ट तक देखते रहें और यूं ही अपना स्नेह देते रहें। पहले बात करना चाहूँगा कि बहिरागत कौन हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कथित रूप से जो आपके अपने हैं, जिन्हें आप जाति के नाम पर या भाषा के नाम पर अपना बताने की कोशिश करते हैं, वे आपके लिए ज़्यादा नुकसानदेह हो सकते हैं। सबसे पहले जिक्र करना चाहूँगा इस कड़ी में एनी बेसेंट का। एनी बेसेंट का नाम भारत के इतिहास में किसी परिचय का मोहताज नहीं है। वे एक ब्रिटिश नागरिक थी, भारत में आई, महात्मा गांधी से बहुत प्रभावित हुई, भारत के स्वाधीनता आंदोलन के साथ जुड़ी, साथ ही रामकृष्ण मिशन के साथ भी जुड़ी। होम रूल की वकालत करने वाली भारतवर्ष में वो पहली महिला थी, वो पहली शख्सियत थी जिन्होंने भारत के लिए होम रूल की मांग को रखा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जी हाँ, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के फाउंडर, संस्थापक सदस्यों में से वो एक थी। सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना में उनकी अहम भूमिका थी। उन्होंने रामकृष्ण मिशन के प्रचार प्रसार के लिए देश विदेश में जाकर फंड एकत्रित किया। क्या हम एनी बेसेंट को इस देश में विदेशी या बहिरागत कहेंगे? ऐसे ही एक और नाम है और वो नाम है भगिनी निवेदिता का। जी हाँ, विवेकानंद से दीक्षित होने वाली भगिनी निवेदिता आयरिश महिला थी, आयरलैंड की मूल निवासी थी। उनका नाम मार्गरेट एलिजाबेथ था। आयरलैंड में उनका जन्म हुआ। वो भारतवर्ष में आई, स्वामी जी से मिली और उनसे इतनी प्रभावित हुई कि भारतवर्ष की ही होके रह गई। यहाँ पर उन्होंने बहुत से काम किए। चापेकर बंधु जो नाम है स्वतंत्रता इतिहास में, ये एक अमर नाम है। उनकी माताजी से 1902 में वे मिली, उनके चरण स्पर्श किए। 1905 में हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में बनारस में जाकर शामिल हुई। उन्होंने भी आज़ादी के आंदोलन में एक अहम भूमिका निभाई। क्या हम भारतवर्ष में मार्गरेट एलिजाबेथ या एनी बेसेंट को विदेशी कहेंगे? अब यही बात आती है यहाँ के हिंदी भाषी मारवाड़ी संप्रदाय की तरफ,
जो असम में रहते हैं, पूर्वोत्तर में रहते हैं, शांति प्रिय समुदाय है, व्यापार वाणिज्य से ताल्लुक़ रखते हैं, कोई विस्तारवादी नीति इनकी नहीं है। कभी भी यहाँ के राज्य में या नौकरियों में स्थानीय लोगों को पीछे धकेलकर आगे जाने की इच्छा नहीं रखते। शांति से व्यापार वाणिज्य के जरिए पूर्वोत्तर तथा असम के विकास में सहयोग करते हैं। मारवाड़ी युवा मंच, मारवाड़ी सम्मेलन सहित लायंस, रोटरी या जेसीआई जैसी जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी चलती है, वो मारवाड़ी समुदाय के सहयोग से चलती है। मारवाड़ी युवा मंच का अपना एक बहुत व्यापक नेटवर्क है, पूर्वोत्तर में एक व्यापक नेटवर्क है। मारवाड़ी युवा मंच एम्बुलेंस, रक्तदान से लेकर विभिन्न प्रोजेक्ट और विभिन्न प्रकल्प यहाँ पर चलाता है, सेवा के प्रकल्प चलाता है, हमेशा मदद के लिए तत्पर रहता है। ऐसे ही मारवाड़ी सम्मेलन अपने प्रकल्प चलाता है। मारवाड़ी समुदाय के द्वारा असम में या पूर्वोत्तर में विभिन्न स्कूल, कॉलेजेस खोले गए हैं। डिब्रूगढ़ का कोनोई कॉलेज ऐसे दौर में खोला गया जब शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं के बराबर था। कनोई परिवार ने न सिर्फ जमीन दान दी, बल्कि वहाँ पर एक कॉलेज भी बनाया। अगर हम डिब्रूगढ़ के कोनोई कॉलेज को मेकर ऑफ मॉडर्न डिब्रूगढ़ कहें कि डिब्रूगढ़ का आधुनिक निर्माता है, जो भी डिब्रूगढ़ के आज निर्माता है वो कहीं न कहीं कोनोई कॉलेज से पढ़कर निकले हैं। ऐसी बहुत सी कॉलेजें हैं, चाहे गुवाहाटी की कॉमर्स कॉलेज है, उसमें बहुत बड़ा योगदान जो है नौपत राय केडिया, केदारमल ब्राह्मीण, बनवारी लाल हंसारिया जो रिटायर्ड जस्टिस थे सुप्रीम कोर्ट के, ऐसे लोगों का रहा है। सोनाराम स्कूल से बहुत से लोग उस समय पढ़कर निकले। ऐसी बहुत सी स्कूल है, मोरान में स्कूल है जो वहाँ के मोर परिवार की देन है। तो ऐसे विभिन्न प्रकल्प है, नामघर के प्रोजेक्ट्स हो या अन्य प्रोजेक्ट्स हो, यहाँ की कला, कृष्टि, संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए काम किया गया हो। साहित्य के क्षेत्र में बहुत सा काम किया गया, बहुत से साहित्यकार, रूपकुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला और उनके परिवार तक ही सीमित नहीं है, वो तो स्वनाम धन्य परिवार है। 1826 के बाद उनके परिवार का भी राजस्थान के केड़ से असम में आगमन हुआ। जैसे भगिनी निवेदिता है या एनी बेसेंट है, इसी प्रकार आज जब खिलंजिया या अखिलंजिया या बहिरागत की बात होती है तो क्या रूपकुंवर ज्योति प्रसाद अग्रवाला के परिवार को बहिरागत कहा जाएगा या अनाखोमिया कहा जाएगा? इस पर विचार करने की जरूरत है। ऐसे ही जो मारवाड़ी समुदाय के लोग हैं उनका योगदान बिखरा हुआ है साहित्य के क्षेत्र में भी। निरंतर साहित्य रचना हो रही है। भगवती प्रसाद लड़िया, बहुत बड़ा योगदान उन्होंने साहित्य के क्षेत्र में दिया। किशोर जैन है, गोपाल जालान है, उसके बाद धर्मचंद्र जैन है। बहुत सी महिलाएं भी साहित्य सृजन और साहित्य रचना कर रही है, विभिन्न भाषाओं में कर रही है। अनुवाद के कार्य चलते हैं। दिनकर कुमार है पत्रकार, जिन्होंने बहुत से अनुवाद के कार्य किए हैं। राम निरंजन गोयनका का नाम आता है, सावरमल सांगनेरिया का नाम आता है, जिन्होंने ब्रह्मपुत्र के किनारे किनारे से लेकर ऐसी बहुत से ग्रंथ लिखे हैं जिनको बहुत से अवार्ड भी मिले हैं भारतवर्ष में विभिन्न जगहों पर। उन्होंने हमेशा असम की बात रखी है, असम की सुंदरता की बात रखी है, असम और असम की भव्यता के साथ लोगों को, बाहर के लोगों को, भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों के लोगों को परिचित कराने की कोशिश की है। राम निरंजन गोयनका जी ने महापुरुष श्रीमंत शंकर देव से लेकर माधव देव से लेकर विभिन्न महापुरुषों की जो वाणी है, उस वाणी का हिंदी में अनुवाद करवाकर प्रोफेसर किरण शर्मा जो है उन्होंने अनुवाद किया। उन्होंने जो उपनिषद है और विभिन्न ग्रंथ है, हनुमान चालीसा है जिसको उत्तर भारत में पढ़ा जाता है और अब ये धीरे धीरे असम में भी प्रचलित हुआ है। इस प्रकार के ग्रंथों को जो है असमिया में अनुवाद करवाया, असमिया के ग्रंथों को हिंदी में अनुवाद करवाया और यहाँ महापुरुष शंकर देव की वाणी से पूरे भारतवर्ष को परिचित कराने की कोशिश की। तो इस प्रकार बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा कार्य मारवाड़ी समुदाय के लोग, हिंदी भाषी समुदाय के लोग
विभिन्न क्षेत्रों में यहाँ पर करते हैं। बावजूद इसके समय समय पर उनको टारगेट किया जाता है, निशाना बनाया जाता है और उन्हें बहिरागत कहा जाता है। तो क्या आज भी वास्तव में मारवाड़ी यहाँ पर बहिरागत है? निसंदेह असम के सामने एक भयावह स्थिति है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता। यह स्थिति है कि असम में जिस प्रकार से 1971 के बाद ईस्ट पाकिस्तान तत्कालीन और वर्तमान बांग्लादेश से बांग्लादेशी मूल के नागरिकों का प्रव्रजन हुआ है, घुसपैठ हुई है, उसके कारण यहाँ की डेमोग्राफिक जो स्थिति है वो बदली है, जनसांख्यिकी बदली है। असम के जो मूल निवासी है उनके सामने अपने राज्य में अल्पसंख्यक होने का खतरा पैदा हो गया है। उनके सामने राजनीतिक चुनौतियाँ है, सामाजिक चुनौतियाँ है, उनकी भूमि को चुनौतियाँ है, भाषा को चुनौतियाँ है, उनकी जो संस्कृति है उसको चुनौती है। किंतु ये समझने की जरूरत है यहाँ के स्थानीय खिलंजिया भूमिपुत्रों जो असमिया भाषी है उनको भी, कि ये चुनौतियाँ उनको बांग्लादेशी संप्रदाय के लोगों के द्वारा है, बांग्लादेशियों से है, विदेशियों से है। यह चुनौती उन्हें कभी भी मारवाड़ी या हिंदी भाषी समुदाय के लोगों से नहीं रही, क्योंकि मारवाड़ी या हिंदी भाषी समुदाय के लोग एक बहुत छोटे पैमाने पर यहाँ अल्पसंख्यक हैं। वे अपनी भाषा संस्कृति को बचाए रखते हैं, साथ साथ वे असमिया संस्कृति को भी अपनाते हैं। गांव में आप जाएं, वहाँ के जो लोग हैं बिहू में, नाम कीर्तन में, नगाड़ा नाम में, बोर गीत में पारंगत होते हैं, रच बस गए हैं, अपने घरों में असमिया में बातचीत करते हैं। मेरे परिचित लोग, मेरे रिश्तेदार नलबाड़ी में, पाठशाला में, ऊपरी असम के विभिन्न इलाकों में, जांची में, चिंतामणिगढ़ में और बहुत से स्थानों में रहते हैं। वे अपने घरों में असमिया भाषा का प्रयोग करते हैं। बहुत से ऐसे परिवार हैं जो रच बस गए हैं, आप उन्हें शाकाहारी असमिया कहें। इस वक्त वे अब दोनों संस्कृतियों के बीच समन्वय के संस्थापन करने वाले लोग हैं। उनके द्वारा समन्वय होता है, कोऑर्डिनेशन होता है, भाषा संस्कृति का एक्सचेंज होता है। ये कल्चरल एक्सचेंज है दोनों समुदायों के बीच। इसे समझने की जरूरत है। ये किसी भी प्रकार से असमिया भाषा संस्कृति की प्रभुता, उसकी महत्ता को चुनौती देने का काम नहीं है। ये उसे एनरिच करने का, समृद्ध करने का प्रयास है, जो वर्षों से यहाँ का मारवाड़ी समुदाय, यहाँ का हिंदी भाषी समुदाय करते आया है। ये बातें समझने की जरूरत है। और फिर हम किसे खिलंजिया कहेंगे, किसे अपना मानेंगे? अभी भी बहुत से ऐसे लोग हैं, जातिद्रोही लोग, जैसे बदन ने मान को यहाँ पर बुला कर लाया और उन्होंने असम पर आक्रमण किया। या फिर लाचित बोरफुकन के मामा को हम भूल जाते हैं। ऐसे बहुत से लोग हैं। हमें इन सब बातों पर गौर करना होगा। साथ ही गौर करना होगा कि असम और असम के हितैषी कौन है, असम और असम के विदेशी और शत्रु कौन है, विरोधी कौन है, शत्रु कौन है। ये बातें असम के लोगों को, असम के समुदाय को समझने की जरूरत है। मुख्यमंत्री और आशु एक बात पर सहमत हो रहे हैं, जो मेरे ख्याल से असम के हित में, असम के लोगों के हित में है, कि 1951 के समय जो एनआरसी हुई, उस दौरान जो लोग असम में थे, जिनका नाम उस एनआरसी में है, वे सभी असमिया की संज्ञा में आनी चाहिए। उन्हें असम सुक्ति की 6 नंबर दफ़ा जो है असम समझौते की, उसके तहत भूमि पर, भाषा पर, नौकरियों में राजनीतिक अधिकार दिए जाने चाहिए, ताकि यह जो समस्या है असम की वंस फॉर ऑल सेटल हो जाए। इसके बाद जो लोग आए हैं, भारतीय मूल के नागरिक हैं, या जिन लोगों को नागरिक के रूप में स्वीकार कर लिया गया है, उनको उनके लिहाज से एक अलग व्यवस्था कायम हो सकती है। इससे असमिया भूमिपुत्रों, खिलंजिया जो लोग हैं, उनके भी अधिकार उनको प्राप्त हो जाएंगे। भूमि के अधिकार, राजनीति के अधिकार, या विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी नौकरियों में जो उनके अधिकार है वो उनको मिलेंगे। साथ ही यहाँ शांति और सद्भाव की स्थापना भी होगी। साथ ही यह भी समझने की जरूरत है कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग के बिना असम का विकास नहीं हो सकता। इसलिए व्यापारियों को टारगेट कर हतोत्साहित करने के बजाय
हमें उन्हें इनकरेज करना चाहिए, हमें उन्हें सुरक्षा देनी चाहिए ताकि व्यापार, वाणिज्य और रोजगार के अवसर बढ़े। किसी भी जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। मारवाड़ी समुदाय में आमतौर पर अपराध करने वाले लोग कम पाए जाते हैं। बावजूद इसके अगर कोई अपराधी है, कोई गलत काम करता है तो उसके खिलाफ कानूनन व्यवस्था होनी चाहिए। उसके लिए संपूर्ण समुदाय को बहिरागत या अन्य शब्दों से जो है संबोधित करना या पुकारना पूरी तरह से गलत है और इस बात को किसी भी सभ्य समाज में स्वीकारा नहीं जा सकता। अंत में एक बात और कहना चाहूँगा कि वही समाज सभ्य माना जाता है जहाँ पर माइनॉरिटी, अल्पसंख्यक जो है, भाषाई अल्पसंख्यक, उन लोगों को आप सही तरीके से रखते हो, सभ्यता के साथ रखते हो, सुरक्षा प्रदान करते हो। ये मेजोरिटी की जिम्मेदारी है, बहुसंख्यकों की जिम्मेदारी है। मारवाड़ी समुदाय को जो असम में रहता है, असम के विकास में सहभागी और संभागी है, उसकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी असम के भूमिपुत्रों, असम के असमिया भाषी लोगों की है। अगर परिवार में कोई बच्चा दुर्बल होता है तो माता पिता उसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते हैं। अगर संख्या की दृष्टि से मारवाड़ी समुदाय कम है तो उनकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी असम के भूमिपुत्रों को, असमी मातृभूमि, असमी आई के भूमिपुत्रों को वहन करने की जरूरत है, न कि उन्हें डराने की, धमकाने की। यह बात समझने की जरूरत है। तभी असम का विकास होगा, तभी असम आगे बढ़ेगा। हम सबको मिलकर असमिया समाज के सामने जो चुनौतियां हैं उन चुनौतियों का डटकर मुकाबला करना पड़ेगा। और वहाँ इसमें कोई संदेह नहीं है कि असम का मारवाड़ी हिंदी भाषी समुदाय भी पूरी तरह से सहयोग करते आया है और करते रहेगा। नमस्कार, जय आयोखोम, वंदे मातरम।